प्यारे बच्चों, क्लास 12 इतिहास के लिए 1 मार्क एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलग अलग चैप्टर्स का एक बुके आपके सामने है, जिसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सीखेंगे। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपने कितनी तैयारी अब तक की है, खुद को यह जांचने का मौका आपको मिलेगा, और दूसरा कि यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी कहीं कम रह गई है तो आप उसको भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है, 1 जून को सीबीएसई इस बात का फैसला करेगी कि कब से 12th के एग्जाम्स शुरू करवाए जाएं, और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जुलाई के महीने में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को फाइनल कीजिए और जल्दी से इन सभी प्रश्नों को सीख लीजिए। लेकिन उससे पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बोर्ड में इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि बोर्ड में आपका क्वेश्चन पेपर होगा खंड का, जहां पर मैं 1 से लेकर 16 क्वेश्चन होंगे, उनमें एक एक नंबर वाले सारे सवाल होंगे, जो या तो एमसीक्यू होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और इनका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना होगा। बोर्ड में आपको किन्हीं प्रश्न 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन यहां हम 16 के 16 प्रश्न सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें और पहला प्रश्न देखें हम लोग। ये देखिए, 1 गुने 15, 1 नंबर के 15 सवाल। 15 नंबर के लिए पहला सवाल, प्राचीन भारतीय व्यापार का सही रूप डैश काल से प्रारंभ होता है। और आपके पास ऑप्शंस हैं, वैदिक काल, हड़प्पा काल, बौद्ध काल और मौर्य काल। और सही उत्तर इसका हड़प्पा है, क्योंकि भारत की पहली जो ज्ञात सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता ही है, और वैदिक, बौद्ध काल और मौर्य काल ये सब उसके बाद वाले समय हैं। इसलिए हड़प्पा में ही व्यापार का सबसे पहला इतिहास देखने को मिलता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, यहां पर मैं आपको एक लाइन में या एक वर्ड में आपको इसका उत्तर देना होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। और इसका सही उत्तर क्या है, ये देखिए आपके सामने आ गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम था भीमराव अंबेडकर। आप सिर्फ अंबेडकर भी लिख देते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखें। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कुछ गलत है, इसको सही करना है और फिर आपको सही करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो प्रश्न क्या है भाई, तो यहां देखिए, जैन धर्म के अनुसार कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और मध्य मार्ग की आवश्यकता होती है। ये है लाइन, ये गलत लाइन है। तो अब हमें इसको सही करना है। कैसे सही करें, ये देखिए, त्याग और तपस्या इसका उत्तर है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और त्याग, ये तप और मध्यम मार्ग जो लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करना है किस शब्द से, त्याग और तपस्या। तो त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। क्या, त्याग और तपस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक एमसीक्यू प्रश्न है और
यहां पर मैं आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है जब ऐसे प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, क्योंकि यहां पर मैं प्रश्न पूछा गया है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही क्रम में लिखिए। अब आपको वर्ण व्यवस्था जो चतुर्वर्ण चलता था ये आपको पता है, अब उसी को एक अलग तरीके से ऊपर नीचे लिख दिया गया है। आपको सही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ऊपर किसका नाम होना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए, फिर कौन, और लास्ट में कौन होना चाहिए। तो इसका सही क्रम क्या है, देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर चतुर्वर्ण में होते थे, उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आता था, उसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र का नंबर आता था। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि धर्म चक्र किसका प्रतीक है। अब ये देखिए यहां जो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक धर्म चक्र है, और ये जो धर्म चक्र है इसको आपको पहचानना है और आपको बताना है कि ये किस चीज का प्रतीक है। सिर्फ नाम बताने से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि ये किस चीज का सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैं काफी लोग यहां पर बैठे हुए हैं दोनों तरफ, बीच में ये चक्र है और इसी को आपको पहचानना है कि ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रवचन का, यानी कि गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश में सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। ये जो चित्र आपके सामने है ये उसी को दर्शाता है। और ये देखिए, ये प्रश्न सिर्फ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए। प्रश्न क्या है, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक क्या है। तो ये पहला जो धर्म का उपदेश उन्होंने दिया था, जिसको हमने ऊपर यहां देखा, धर्म चक्र, यही उत्तर आपको लिख देना है कि बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक है धर्म चक्र। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, देखिए, जहां पर मैं आपको एक पंक्ति में इसका उत्तर देना होगा। और सवाल है कि प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों में 8 प्रकारों में से किस प्रकार के विवाह को सर्वोत्तम और आदर्श विवाह माना गया है। यानी कि धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के शादियों के बारे में बात कही गई है, तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा विवाह माना गया है ये आपको बताना है। और ये है इसका सही उत्तर, देखिए, बहुमूल्य वस्त्रों एवं अलंकारों से अलंकृत कन्या का दान वेदज्ञ वर के साथ, जिसको उसके पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यानी कि जिस लड़की के पिता ने वेदों के ज्ञाता वर को आमंत्रित किया हो, ये एक अरेंज्ड मैरिज होता था, और अपनी कन्या को उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार दिए थे, आभूषण दिए थे, और वेदों के अनुसार शादी कर दिया जाता था। इसको सबसे बढ़िया, सबसे आदर्श माना जाता था। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत क्या थे। सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के समक्ष समानता, मानव जाति के प्रति प्रेम, या फिर कर्मकांड। तो देखो बच्चों, ये 4 ऑप्शन है, आपको सही एक ऑप्शन ढूंढना है। तो सच्ची बात यह है कि भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, ये बात सभी भक्ति संत कहते थे। ईश्वर के समक्ष कोई भी बड़ा या छोटा नहीं था, सभी समान थे, ये बात भी वो लोग कहते थे। और मानव जाति के प्रति सभी लोगों को प्रेम करना चाहिए, यह बात भी वो लोग कहते थे। लेकिन कर्म कांड में वो लोग विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। इसीलिए ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, यानी कि आपका उत्तर ए है। अब आइए यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे। ये वही पद्मावत है जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी अभी थोड़े दिनों पहले, जिसमें दीपिका पादुकोण हीरोइन हुआ करती थी और रणवीर सिंह शायद हीरो हुआ करते थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करके और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि पद्मावत के हीरो और हीरोइन
कौन थे। और उस समय जो ये पद्मावत लिखी गई थी, इसके लेखक का नाम क्या था? इसके लेखक का नाम हुआ करता था मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत नामक जो प्रेम आख्यान था, इसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के समुद्री व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से सही वक्तव्य का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर मैं 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और सही उत्तर आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है समुद्री व्यापार की अवहेलना की जाती थी। यह सही है या गलत? तो यह बिल्कुल गलत है। समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था, यह भी गलत है। और समुद्री व्यापार को कुछ चुने हुए व्यापारियों की देखरेख में रखा गया था, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि राजा का तो काम ही था समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है, समुद्री व्यापार को शाही प्रोत्साहन दिया जाता था, यह बिल्कुल सही उत्तर है। और अब यहां पर में देखिए, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। अमरनायक सैनिक कमांडर अमरनायक कहलाते थे। हिरियानगर जलाशय था। कमलपुरम एक नहर था। मंडप शासक के साथ जुड़ा था। और कृष्णदेव राय मंदिर परिषद के साथ जुड़े हुए थे। इनमें से सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो ये सब गलत है, सिर्फ ए सही है कि अमरनायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अकबर के द्वारा उठाए गए किसी एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। तो देखिए, सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर यह है कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया था। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अकबर का जो शासन था वो एक धर्मनिरपेक्ष शासन हुआ करता था। तो ये इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है ये आपको एक लाइन में देना है। और प्रश्न क्या है? बेनामी से क्या अभिप्राय है? तो बेनामी का मतलब होता है फर्जी। फर्जी बिक्री जो दूसरों के नाम पर में बिक्री कर दी जाती थी उसको बेनामी कहा जाता था। आजकल भी व्यापार के संदर्भ में आपको बेनामी शब्द का इस्तेमाल सुनने को मिल जाता है। तो बेनामी का अर्थ क्या है? फर्जी। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुगल सम्राट अपनी प्रजा के कौन से 4 सत्वों की रक्षा करता था? आपने इस बात को पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में कि मुगल सम्राट अपने प्रजा के 4 चीजों की रक्षा करता था और उसके बदले में उससे टैक्स लिया करता था। वो 4 चीजें कौन सी थी? ये देखिए, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। मुगल सम्राट अपने प्रजा के 4 सत्वों जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता था और इसके बदले में वो उनसे टैक्स लेता था। इसीलिए अबुल फजल इसको बिल्कुल सही मानता है। दोस्तों, आपके लिए ये एक क्विज है, उसके लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए पद्मावत के लेखक का नाम। अभी पीछे मैंने आपको पद्मावत के लेखक का नाम बताया था, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दिखाना है कि पद्मावत के लेखक का नाम क्या था। और एक सवाल तो मैं पहले ही आपसे पूछ चुका हूं कि मुझे ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि ये फिल्म जो बनी थी पद्मावत, उसके हीरो और हीरोइन कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को आर के रूप में दर्शाया गया है। कथन ए क्या है? बंगाल में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। और इसका कारण क्या है? जोतदार जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, डी बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही सेंटेंस हैं। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। और कारण ये जो आर है ये इसका बिल्कुल सही स्पष्टीकरण भी देता है कि जोतदार ग्रामीण बंगाल में इसलिए शक्तिशाली हो जाते थे क्योंकि जानबूझकर वो ग्रामीणों को जमींदारों के राजस्व के भुगतान में देरी करा देते थे।
और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था, आपको उस अखबार का नाम बताना है। और ये देखिए अखबार का नाम क्या था, तो अखबार का नाम था हरिजन। महात्मा गांधी ने जो अखबार निकाला था जिसका वो संपादन करते थे, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हरिजन। और ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था। ये 1857 ईस्वी की क्रांति वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है और सवाल है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था, उस चित्रकार का नाम आपको बताना है। और उस चित्रकार का नाम था टॉमस जोन्स बार्कर, यानी कि टॉमस जोन्स बार्कर ने रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र बनाया था। तो बच्चों आज हमने ये 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीखे। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले वीडियोस इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बने होंगे और उनमें से आपको बोर्ड में प्रश्न मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन सारे प्रश्नों को याद करना है। ऑल द बेस्ट।